प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। ये आर्थिक विकास और नियोजन का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी डलेगा। तो आप लगातार इस अध्याय को कंप्लीट करने के लिए लगातार इन वीडियो को देखिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो हम आपको डालते जाएं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए कि आर्थिक विकास और नियोजन, तो आर्थिक विकास मतलब कि पूरे देश का संपूर्ण रूप से विकास किस प्रकार से हो रहा है। और नियोजन का अर्थ क्या है? तो नियोजन मतलब एक निश्चित अवधि या निश्चित समय में देश में उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमें रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े और बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, किंतु यह तभी संभव है जब वस्तुओं का उत्पादन हो और उन्हें रोजगार मिले, जिससे कि पर्याप्त आय प्राप्त हो और इसकी आवश्यकता पूर्ति हो। अर्थशास्त्र में इसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है। तो आर्थिक विकास की संज्ञा किससे दी गई है? तो मनुष्य को जब वस्तुओं का उत्पादन हो और रोजगार मिले, सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले और पर्याप्त आय प्राप्त हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अर्थशास्त्र में इसे ही आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार कहा जाता है कि आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है। उसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के संबंध में प्राचीन और नवीन अर्थशास्त्रियों का मत निम्नानुसार है। तो विकास की अवधारणा देखिए। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि उस समय भारत एक संपन्न और विकसित देश था और उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। सादा जीवन, कठोर मेहनत, परस्पर भाईचारा आदि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो संपूर्ण रूप से विकसित था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। उत्पादन, भूमि से प्राप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था और कुटीर और ग्रामीण उद्योगों से यहाँ के निवासियों का जीवन यापन सरलता से होता था। मतलब संपूर्ण रूप से विकसित था और भारत के गांव भी आत्मनिर्भर थे। उस समय में भारत के गांव भी आत्मनिर्भर थे। गांव के आवश्यकता की चीज़ें गांव में ही प्राप्त हो जाया करती थी। छोटे छोटे कुटीर उद्योग हुआ करते थे। व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता था। इससे व्यक्तियों के साथ साथ ग्राम और राज्य भी खुशहाल एवं संपन्न थे। प्राचीन काल में आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस विचारधारा को विस्तार से लिखा है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? आपको इसको अपने न्यू टाइप वाले क्वेश्चन में नोट करना है। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य क्या था? अर्थशास्त्री था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में इन सभी को समृद्ध और बाहुल्यता की धारणा बताया है। प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को विशेष स्थान प्राप्त था। जर्मनी एवं फ्रांस में वणिकवादी विचारक सोने एवं चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। तो प्रश्न है तुम्हारा अति लघु उत्तरी का पहला कि वणिकवादी के अनुसार आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है? तो वणिकवादी के अनुसार विकास की अवधारणा सोना एवं चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। समय के साथ साथ विकास की अवधारणा भी बदलती रही। प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का विचार था कि किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है। तो एडम स्मिथ विकास की अवधारणा क्या मानते हैं? कि वस्तु और सेवा की वृद्धि ही विकास की अवधारणा है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास माना है। तो सभी का मत अलग अलग है। आपको एडम स्मिथ की भी आर्थिक विकास की परिभाषा को नोट करना है और कार्ल मार्क्स की भी और वणिकवादी, परंतु इन सबसे भिन्न है
J.S. मिल ने लोक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत को अपनाने को आर्थिक विकास माना है। नवीन अर्थशास्त्रियों में पॉल एल्बर्ट ने देश के उत्पादन के साधनों में कुशलतम प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास माने हैं, जबकि विलियमसन और वदिक का विचार है कि देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। इससे भिन्न बी ब्राट सिंह का विचार है कि यदि आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। तो ये आर्थिक कल्याण पर विशेष महत्व देते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किसे महत्व देते हैं? तो आर्थिक कल्याण को विशेष महत्व देते हैं। ये आर्थिक विकास की परिभाषा है सभी अर्थशास्त्रियों के आधार पर। आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए मेयर और बाल्डविन ने लिखा है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास को सरलता से समझने के लिए उनके लक्षणों की जानकारी आवश्यक है। तो देखिए कि प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। सतत प्रक्रिया आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती रहती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है क्योंकि अल्पकालीन या कम समय के लिए होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन की बढ़ जाता है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, परंतु इसे आर्थिक विकास नहीं कहा जाएगा। तो ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है। संसाधनों का समुचित विदोहन। आर्थिक विकास में देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है। फिर जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के फलस्वरूप जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक विषमता में कमी आती है तथा सरकार द्वारा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि की जाती है जिससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा रहता है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप देश की आय और उसमें रहने वाले लोगों की आमदनी में भी वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम जानते हैं। तो जीवन स्तर यदि उच्च है तो आर्थिक विकास उच्च है, और यदि हमारी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय यदि उच्च है तो राष्ट्र की आय भी उच्च रहेगी। तो ये हमारे समस्त विकास के लक्षण हो चुके। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। तो राष्ट्रीय आय आपको नोट भी करना है, किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मैट्रिक मूल्य को जोड़ करके ज्ञात किया जाता है। मार्क्स ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए लिखा है। तो मार्क्स के द्वारा राष्ट्रीय आय कैसी है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, का उत्पादन करते हैं। यही देश के वास्तविक और शुद्ध आय और राष्ट्रीय आय का लाभांश कहलाता है। मतलब देश की संपूर्ण किसी भी क्षेत्र से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण बातें। राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष की अवधि जिससे एक वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, इसे भी पूछा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मैट्रिक मूल्य को वित्तीय वर्ष कहते हैं। कि राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार में कीमतें सम्मिलित की जाती है।
इसमें एक वस्तु की कीमत को एक ही बार गिना जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है और विदेशों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटाया जाता है। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। देखिए इसका निम्नलिखित सूत्र है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। संपूर्ण राष्ट्र की आय हो गई और देश की कुल जनसंख्या, तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। आपको इसे भी तैयार करना है। प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान करती है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है तो उसका तात्पर्य कि देश के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, अर्थात इनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। विकास के संकेतक, विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए कुल राष्ट्रीय आय को एक माप के रूप में काफी समय से स्वीकार किया जाता है। इस मापदंड के अनुसार जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों उसे विकसित समझा जाता है। कारण यह है कि अधिक आय होने के कारण उन देशों के निवासी अधिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, किंतु राष्ट्रीय आय उन्हें विभिन्न देशों के मध्य तुलना करने के लिए उपयुक्त माप नहीं है। कारण यह है कि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और विकास के स्तर की माप के लिए जनसंख्या के आधार के महत्व को स्वीकार किया गया है। फलतः प्रति व्यक्ति आय के द्वारा विकास के स्तर को मापने का एक अच्छा मापदंड नहीं माना जाता, किंतु समग्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय विकास के सही मापदंड नहीं है। कारण यह है कि इसमें केवल औसत आय को ही महत्व दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि विकास के अंतर्गत जन सामान्य को प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पोषक और आहार, पेयजल आदि सुविधाओं की उपलब्धता का भी समावेश होना चाहिए। फलतः आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को महत्व दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र की आय को, प्रति व्यक्ति आय मतलब कुछ व्यक्तियों की आय बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है और इनका औसत निकाला जाता है, तो इससे सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब हम देखते हैं मानव विकास संकेतक के महत्व। यह दिशा में प्रोफेसर मेरिश ने जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किया। इसी प्रकार प्रोफेसर पॉल स्ट्रीट ने मूल आवश्यकता दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास संकेतक और सूचकांक प्रकाशित किए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास संकेतक और सूचकांक प्रकाशित किए। इसके द्वारा आर्थिक विकास के संकेतक प्रति वर्ष मानव विकास संकेतक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। मानव विकास संकेतकों में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है। भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद, जैसे अभौतिक घटक के रूप में शिशु मृत्यु दर और जीवन की संभाव्यता और शैक्षिक प्राप्तियां आदि को लिया गया है। अब हम देखते हैं मानव विकास संकेतक। तो मानव विकास सूचक के निर्माण में जीवन के 3 आधारभूत मूलभूत घटकों का प्रयोग किया गया है। ये अति लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर भी है। तो कौन से मूलभूत घटक हैं? तो एक, लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर तथा कुशल नामांकन अनुपात और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास सूचक की गणना करने के लिए पहले उपरोक्त तीनों घटकों के अलग अलग सूचक तैयार किए जाते हैं। तदनुपरांत औसत ज्ञात करके मूल्य को शून्य से 1 के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। सबसे अधिक विकसित देश का सूचक 1 या सबसे पिछड़ा देश का सूचक 0 के निकट होता है। इस प्रकार से हमने आर्थिक विकास और नियोजन के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम विकासशील राष्ट्रों के बारे में और विविध पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।